हाँ बोलो। लगाए उसकी क्लास लगाए यार सैटरडे को। सैटरडे सैटरडे तुम्हारी छुट्टी को बलिदान करना पड़ा। तुम लोग को कार्डिक साइकिल पूरा करवा दिया था ना। एक मिनट रुको, आज मैंने डायग्राम एक दो अपलोड किए थे, फिर से गायब हो गए वो। चलो पहले जो पढ़ा था एक बार उसको थोड़ा रिपीट करते हैं, फिर वहीं से हम लोग आगे चलते हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। हार्ट की एक रफ एनाटॉमी हमारे सामने थी पिछली क्लासेस में, उसको रिपीट करते हैं एक बार। जो फंडामेंटल डायग्राम हमारे सामने आया वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक हार्ट था। ये एक साइड बनाया मैंने, कुछ ऐसा दिखने वाला ओवरऑल सेटअप था। अब यहाँ पर एक दो बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। चेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाला मेरा कौन सा था, ऊपर वाला राइट एट्रियम। फिर हम कहां पहुंचे, राइट वेंट्रिकल। ये क्या गया, पल्मोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा। ये कहानी चलती है। अगर मैं अब इनलेट्स आउटलेट्स की बात कर रहा हूं कि किस चेंबर में कहां से ब्लड पहुंच रहा है और क्या कहानी है। अगर मैं राइट एट्रियम की बात करता हूं तो मेरे पास नीचे से कौन आता है, इंफीरियर वीना कावा। इस पे वाल्व है क्या, क्या नाम है वाल्व का, याद है यूस्टेशियन थिबैशियन कुछ बताया था किसने। तो ठीक है लाइन, अब वो तो बुक में दिया भी नहीं है ना, वाल्व तो है वो ध्यान रखो, देयर इज अ वाल्व प्रेजेंट जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नहीं डायरेक्ट, बट हाँ ध्यान रखो कोई पूछे वाल्व है कि नहीं है उसमें बैक फ्लो को रोकने के लिए स्टाशियन वाल्व। क्या बोल रहा था मैं, हाँ ऊपर से क्या आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा। इसमें कोई वाल्व की हम बात नहीं करते। उसके साथ एक ओपनिंग और है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस के नाम से हम जानते हैं। ये सारा का सारा कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के पहुंच गए राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हम कहा गए, राइट वेंट्रिकल पर गए। बीच में वाल्व कौन सी है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कुछ धागों से बांध रखा है, क्या नाम है उनका, कोर्डाई टेंडिनी। और वो सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ जुड़ रहे हैं, पैपिलरी मसल्स में जुड़ रहे हैं। ये बात भी क्लियर है। फिर हम यहाँ पे नीचे पहुंचने के बाद फिर हम पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए आगे बढ़े, राइट कहाँ पहुंचे, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी कितने पार्ट में टूट रही है, दो, एक राइट साइड गई और एक लेफ्ट साइड, है ना। फिर ब्लड रिटर्न आया, इधर से दो वेन, इधर से दो वेन, पल्मोनरी वेन आ रहे हैं, कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ पहुंचे, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच चुके हैं। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में जो वाल्व है उसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। ये तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं। जो पोर है, जो छेद है, उसका नाम क्या है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर जब अपन लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंच चुके हैं तो अब उसके बाद फिर कहाँ जाना है, पूरे बॉडी को सप्लाई करना है। तो किसके थ्रू होगा, आउटा के थ्रू हम सप्लाई करेंगे। मेरे पास यहाँ पर और भी वाल्व्स हैं, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी की वाल्व का नाम क्या है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। और आउटिक वाल्व का नाम क्या है, आउटिक सेमी ल्यूनार वाल्व। इसको ध्यान रखना कौन सी वाल्व कहां पर लगी हुई। फिर मैंने तुमको मैकेनिज्म ऑफ बीटिंग बताया। सबसे पहले 0.4 सेकेंड तक ना आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है और ना ही वेंट्रिकुलर। इसको क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। इसमें कौन सा वाल्व क्लोज है, जो भी सेमी ल्यूनार वाल्व है वो सब बंद है। कौन से वाले सेमी, एएसएलवी और पीएसएलवी दोनों बंद है। ओपन कौन है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ब्लड कहां से कहां, एट्रियम से
वेंट्रिकल। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके बाद हमने बोला 0.1 सेकंड का एक इवेंट हुआ जिसे हमने कहा एट्रियल सिस्टोल, है ना? एट्रियल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम हुआ। क्लियर है ना ये बात? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम हुआ, उसमें से पहले तो 70% ब्लड जा चुका है, बचा हुआ 30% ब्लड अपना नीचे चला आता है। 0.1 सेकंड पे जैसे ही ये हुआ अपना नॉर्मल चला, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही ये खुला तुरंत ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, मतलब कि अट्रियल सिस्टोल के ठीक बाद क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इन दोनों के बीच में कोई वाल्व क्लोज होती है क्या? कौन सी? नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत में कौन सी वाल्व बंद हुई? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। भूल गए तुम लोग? अरे देखो तो, पूरा का पूरा हमने साइकिल पढ़ा था ओवरऑल, है ना? एट्रियल सिस्टोल के एंड पर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत में कौन सी वाल्व बंद हो रही है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। और कौन सी खुली? पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व और आउटिक सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, इसके बाद फिर से अपना डायस्टोल आ गया, जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल में एक वाल्व बंद हुई, कौन सी? सेमी ल्यूनार वाल्व फिर से बंद। दो हार्ट के साउंड आए थे, एक लब साउंड आया था और एक डब साउंड है, तो ये सब पिछली क्लास की चर्चा है। अच्छा, लब साउंड का और डब साउंड के बीच का ड्यूरेशन कितना है? 0.3। अच्छा, डब साउंड किस इवेंट के स्टार्टिंग में आता है? जॉइंट डायस्टोल के स्टार्टिंग में डब साउंड की बात कर रहे हैं। और किसके एंड में आता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में। और लब साउंड किसके एंड में आता है? आर्ट्रियल सिस्टोल के एंड में। और किसके स्टार्ट पर? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्ट पर। तो कौन सा स्टार्ट है कौन सा एंड है ये पता होना चाहिए। पूरी कार्डिक साइकिल कितनी देर की है? 0.8 सेकेंड्स की हम कार्डिक साइकिल की बात करते हैं। यहां तक पिक्चर एकदम क्लियर है ना? अच्छा, इस 0.2 सेकेंड में अगर मैं पूछता हूं कि जॉइंट डायस्टोल, तो 0.4 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, एट्रियल सिस्टोल 0.1। ये हिसाब किताब क्लियर है? तो टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड हुआ। अच्छा, एट्रियल डायस्टोल कितनी देर का है? 0.7। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना? 0.5। ये सारे हिसाब क्लियर है? तो ये सब कुछ दिमाग में रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हो। यहां तक क्लैरिटी है सभी को? ठीक है, अब यहां से हम और आगे बढ़े। हमने कुछ और नाम, एक मैंने नाम बताया था आर्ट्रिया और एक नाम बताया था ऑरिकल, मतलब नहीं बताया था उसका। ठीक है, किसी ने कुछ खोजा, समझा, सीखा क्या होता है ये? पता है किसी को? देखो, यहां पर इस चेंबर को क्या लिख रखा है? राइट एट्रियम। और यहां इस पोर्शन को क्या लिख रखा है? राइट ऑरिकल। ये छोटा सा ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला ऑरिकल का मतलब होता है कान। क्या मतलब होता है ऑरिकल का? कान। ठीक है, तो ऑरिकल्स क्या करते हैं? अट्रिया को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं ब्लड रखने के लिए। समझ में आई बात? एट्रिया का साइज नहीं बढ़ा, इट्स लाइक अ पाउच। ये एक्स्ट्रा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या लग रहा है? अपना ब्लड एक्स्ट्रा इसमें हम रख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? एरिया बढ़ जाएगी, हम ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को अपन सर्कुलेट कर सकते हैं यहां पर। ये बात समझ में आई? तो ऑरिकल इज लाइक अ पाउच, एक्स्ट्रा चेंबर है। किससे निकला हुआ? मतलब ऐसा समझ लो, ऑरिकल इज अ पार्ट ऑफ आर्ट्रिया। ठीक है, ऑरिकल क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है ब्लड को रखने के लिए। ये ध्यान रखना, ये फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दो तीन और बातों को समझना है आज हमको। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यार तुम लोगों ने कार्डिक मसल्स के बारे में पढ़ा है? कार्डिक मसल्स कैसे होते हैं? स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड? स्ट्राइशंस होते हैं। स्ट्राइशंस क्यों होते हैं किसी भी मसल में? उसमें कुछ होता है ना, एक्टिन मायोसिन की बैंडिंग बनती है, लाइट बैंड बनता है, डार्क बैंड बनता है, तो हमको क्या दिखते हैं? स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो जो अपना कार्डिक मस्कुलर टिश्यू है, भर भर के ऑक्सीजन वगैरह सब ले रहा होगा। हार्ट का अपना एक सर्कुलेशन है, उसका नाम क्या था? कोरोनरी सर्कुलेशन। अब एक बड़ा सवाल, कार्डिक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन रिलैक्स, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहां सबके सब जगह पर कार्डिक मसल्स लगे हुए। ये जो पूरा का पूरा लेयर तुम देख पा रहे हो, ये सब कुछ क्या है? कार्डिक मसल्स का ही लेयर है। ठीक है, अब अपन इन लेयर्स को सबसे पहले समझते हैं, फिर हम ये सीखेंगे कार्डिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन करवाता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को एक बार डिटेल में समझ लो, एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिखाता हूं तुमको। फिर हेडिंग डाल लेना, पेरिकार्डियम। अब इसके बाद एक हार्ट का एक बहुत ही स्टैंडर्ड डायग्राम देखो।
एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, यहां से विजुलाइज करेंगे। देखो ये अपने हार्ट का एक व्यू है, ध्यान से देखना। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स क्या, योर लेफ्ट साइड। ठीक है, अभी हम लंग्स के बारे में भी जब पढ़ेंगे तो हम इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि तुम्हारा एक लंग बड़ा होता है और एक लंग कंपैरेटिवली लोब उसमें कम होते हैं। ठीक है, अपना हार्ट किस तरफ टिल्टेड है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। धीरे धीरे इसके और अंदर चलते हैं। दिस इज हाउ इट इज लोकेटेड। अब अपना जो मेन समझना है वो ये ओरिएंटेशन को देखो। ये रहा हार्ट, ये तुम्हारे पास राइट लंग है, ये तुम्हारे पास लेफ्ट लंग है। लंग में एक इस तरीके का डिजाइन सा बनता है क्योंकि इसको हार्ट को जगह देनी है। हम आगे जाके सीखेंगे, इसको कार्डियक नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्डियक नॉच। ये याद रखना, ब्रीदिंग में भी काम आएगा। हार्ट हल्का सा टिल्टेड है, किस तरफ टिल्टेड है, लेफ्ट साइड, इसको ध्यान रखेंगे। अब इस स्ट्रक्चर के और अंदर बढ़ते हैं, और जब हम और अंदर चलेंगे तो हमें अब इन लेयर्स को देखना है। मैं जरा जूम इन कर रहा हूं, देखो यहाँ क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे ऊपर तुम्हें ये लेयर दिखाई दे रही होगी, बीच में एक एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद फिर से कुछ लेयर 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 दिखाई दे रही होगी, है ना। तो यहाँ पर एक बाहर की तरफ लेयर है और एक इधर लेयर है। एक स्ट्रक्चर का नाम अभी हम सीख रहे हैं जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। अब यहां जरा ध्यान से देखना, एक ये बाहर के पोर्शन में तुम देख पा रहे हो, और एक इस रीजन को तुम देख पा रहे हो। ठीक है, पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक को हम कहते हैं बाहर का लेयर, जिसका नाम क्या पड़ा, पराइटल लेयर। पराइटल मतलब समझते हो, पेरीफेरल यानी कि बाहरी रीजन। तो पेरिकार्डियम क्या, दो पार्ट। ये बाहर वाला क्या है अपना पराइटल लेयर, और ये अंदर वाला पार्ट क्या है, विसेरल लेयर। विसेरा समझते हो, विसेरा मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। विसेरल ऑर्गन्स सुना होगा, इंटरनल ऑर्गन्स को हम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम के दो हिस्से में बांट रहा हूं। एक बाहर वाला कौन सा आ गया अपने पास, पराइटल लेयर, और एक इधर वाला कौन सा आ गया अपने पास, विसेरल लेयर। ये बात समझ में आई। अब यहां एक चीज और नोटिस करो, ऐसे देखो, ये हार्ट है, ये सबसे मैंने बाहर की लेयर बनाई, और इसके बाद एक लेयर मैंने यहां पर बनाई। इसका नाम मैं क्या कह रहा हूं, पराइटल लेयर, और इसका नाम मैं क्या कह रहा हूं, विसेरल लेयर। पराइटल मतलब पेरीफेरी का, बाहर का, और विसेरल मतलब अंदर का। अब इन दोनों के बीच ये स्पेस क्रिएट हुआ। इस स्पेस को हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, या कैविटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसी के अंदर एक फ्लूइड पड़ा होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। नाम सुना है कभी, पेरिकार्डियल फ्लूइड यहां पर इसके बीच में पड़ा होता है। अब एक और बात को समझना, इसके भी ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको, फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो ओवरऑल पेरिकार्डियम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाहर से अंदर आते हैं। सबसे पहला लेयर मेरा क्या पड़ा, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर मेरा पास क्या पड़ा, पराइटल पेरिकार्डियम, और फिर क्या पड़ा, विसेरल पेरिकार्डियम। ये नाम समझ में आई। अब पैराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम और विसेरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस है उसका नाम क्या है, पेरिकार्डियल स्पेस। यहां तक क्लियर है। अब ये जो विसेरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है, इसी के लिए हमें यहां पर एक नाम सीखना है। तुमने सुना है एपिकार्डियम, सुना है मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, सुना है ये सारा का सारा नाम कभी कभी। ये जो लेयर तुम देख पा रहे हो, अब जरा जूम इन यहां करते हैं, अब तुमको ये तीनों समझ में आ जाएंगे। सबसे ऊपर सबसे पहला लेयर कौन सा आ गया, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर कौन सा आ गया, पैराइटल लेयर। फिर कौन सा आ गया, विसेरल लेयर। बीच में क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो विसेरल लेयर है इसी को हम कहते हैं क्या, एपिकार्डियम। समझ में आई बात, क्या नाम है विसेरल लेयर का, इसी को प्यार से कहा एपिकार्डियम। अब और अंदर चलते हैं, यहां देखना ध्यान से। अब ये कंप्लीट डिफाइन कर रहा है हार्ट वॉल को। सबसे ऊपर सबसे बाहरी लेयर है फाइब्रस, फिर है पैराइटल, फिर कौन सी है, विसेरल। बीच में कौन सी कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। अब द विसेरल लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद ये जो तुम पूरा देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये सबको हम कहते हैं
मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्यों कह रहे हैं? मायो मतलब मसल्स, मायो मतलब बीच नहीं, मायो मतलब क्या है? मसल्स, ठीक है। मायोग्लोबिन सुना है, मायो शब्द जब आता है तो मायो इज फॉर मसल्स, तो मायोकार्डियम यहां पर हम मेंशन करते हैं। और जो सबसे अंदर की लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। अब एपिकार्डियम प्लस मायोकार्डियम प्लस एंडोकार्डियम, ये तीनों मिलाकर के क्या बनता है? हार्ट वॉल। हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हम हार्ट वॉल इक्वल टू पेरिकार्डियम कहते हैं, गलत है वो। पेरी पेरी मतलब क्या होता है? अराउंड। तो अराउंड दी हार्ट जो भी लेयर्स है हमने उसे क्या कहा? पेरिकार्डियम। तो सबसे ऊपर आ गया फाइब्रस, पराइटल, विसरल। विसरल को ही प्यार से क्या कहा? एपिकार्डियम। फिर एपी प्लस मायो प्लस एंडो, ये तीनों मिलके क्या बनाया? हार्ट वॉल बनाया। ये स्ट्रक्चर समझ में आए? एक चीज और नोटिस करना, हार्ट वॉल की थिकनिंग इवन नहीं होती, हार्ट वॉल की थिकनिंग अलग अलग होती है। कैसे? एक डायग्राम दिखा रहा हूं, नोटिस करो। मैंने यहां पर एक हार्ट को कट सेक्शन व्यू दिखा रहा हूं तुमको, एक सेकंड रुकना। ये देखो, ये एक हार्ट को हमने इस तरीके से काट दिया, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम में नोटिस करो तो यहां पर ये कौन सी लेयर है? मायोकार्डियम। ये इतना मोटा सा है, लेकिन यहां का मायोकार्डियम है लेकिन कंपैरेटिवली पतला सा है। क्या रीजन हो सकता है? ये कौन सा चेंबर है मेरा? ये मेरा राइट वेंट्रिकल है, और ये कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या लगता है तुमको, लेफ्ट वेंट्रिकल में इतना मोटा वॉल और राइट वेंट्रिकल में इतना पतला वॉल क्यों? राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहां सप्लाई करेगा? लंग्स में, बगल ही में तो है, कहां बहुत दूर भेजना है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से लेकर के यहां तक, तुम्हारी पूरी बॉडी में सप्लाई की जिम्मेदारी किसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की। इसीलिए जितना ज्यादा मायोकार्डियम, इसका मतलब उतना ज्यादा कार्डिक मसल सेल वहां पर, और जितना भर भर के मसल भरे पड़े होंगे, क्या फायदा होगा? उतना तगड़ा हम कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उतनी जोर से हम ब्लड को धक्का मार सकते हैं। आई बात समझ में सबको? तो यानी कि थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम फिक्स होती है क्या? इट इज वेरिएबल। आई बात समझ में यहां पर? ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे नोट करना। पेरिकार्डियम के अंदर सबसे ऊपर लगा है कौन सा? एक एक्चुअली दो होते हैं, एक फाइब्रस एक सेरस। सेरस वेरस तुमको पढ़ना नहीं है, हम यहां पर पढ़ते हैं पराइटल लेयर, और एक को हम कहते हैं विसरल लेयर। पराइटल वर्ड का मतलब क्या होता है? पेरीफेरी की तरफ जो है, और विसरल मतलब जो हार्ट के साथ टच में है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब इसी विसरल को हमने प्यार से क्या कहा? एपिकार्डियम। प्लस और क्या प्रेजेंट है? मायोकार्डियम। प्लस और क्या प्रेजेंट है? एंडोकार्डियम। अब जब हम इन तीनों ही लेयर्स को मिला देंगे तो इन तीनों लेयर्स को मिला करके हम कहते हैं प्यार से क्या? हार्ट वॉल। ये ओरिएंटेशन समझ में आया सबको? क्या अरेंजमेंट क्या है, इसको नोट करके रखो कि हार्ट के वॉल्स का क्या अरेंजमेंट है। लिख लिया? फटाफट लिखो। एक पॉइंट इसके बाद ये भी लिख लेना कि द थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम इज वेरिएबल, है ना। सबसे ज्यादा थिक मायोकार्डियम कहां मिलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। मायोकार्डियम कंटेन्स द कार्डियक मसल्स, ये भी मेंशन कर लेना कि मायोकार्डियम में अपने पास कार्डियक मसल्स होती हैं एंड इसकी थिकनेस वेरी करती है।
डन है यहाँ तक? लिख लिया? ठीक है। अब दो दो तीन तीन पॉइंट सबके बारे में लेना है अपने को कि हर एक लेयर का पर्पस आखिरकार क्या है। लेट मी गेट बैक टू लेयर्स। ठीक है, यहां ऑब्जर्व करना, यहां लेयर्स किस हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं। यहां सबसे पहली लेयर मेरी कौन सी लगी है? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम को हम प्यार से ये भी कह सकते हैं विसरल लेयर ऑफ कौन सा? पेरिकार्डियम। सही बात है ना? विसरल लेयर मतलब अंदर वाला लेयर। इसमें लगा होता है कौन सा? एपिथीलियम। सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस याद है, टिश्यूज में पढ़ा होगा। स्क्वामस मतलब पतले पतले फ्लैट टाइल्स जैसे, है ना? सिंपल स्क्वामस है। सिंपल क्यों कह रहे हैं इसको? सिंगल है तो सिंगल लेयर ऑफ कौन सा सेल लगा हुआ है? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। इसके नीचे क्या दिख रहा है देखो? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? फैट स्टोर करना। वो एडिपोज होता है। सपोर्ट प्रोवाइड करना, यही काम था ना? दैट इज लोकेटेड बिनेथ द लेयर्स, दैट इज योर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यूज का पार्ट है। तो एपिकार्डियम में क्या क्या प्रेजेंट है? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम प्लस एरियोलार टिश्यू प्लस द फैट। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना स्टार्ट करके, एपिकार्डियम में है क्या? ये लिखने के बाद हम आते हैं मायोकार्डियम पर। तो मायोकार्डियम में तो भर भर के एक ही चीज है, कौन सी मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स लगी हुई हैं। ये भी मेंशन करना कि मायोकार्डियम में है क्या? कार्डियक मसल्स। इसके बाद जब हम और अंदर आएंगे एंडोकार्डियम में, तो एंडोकार्डियम में कोई खास लेयर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। काफी है अगर इतना पता है तो। ये लिख लिया पॉइंट, बस इतना लिख रहा। सिंपल स्क्वामस एरियोलार टिश्यू प्लस एडिपोज यानी कि फैट पड़ा हुआ है। तुम्हें पता है एरियोलार टिश्यू में भी फैट होता है? पता है कि नहीं ये बात? एनसीईआरटी का डायग्राम कभी एरियोलार टिश्यू का देखो, उसमें एडिपोसाइट दिखेगा तुमको, वहां पर भी फैट है अपने पास, ध्यान रखना। ठीक है, तो अच्छा, मायोकार्डियम में कार्डियक मसल लिख लो और एंडोकार्डियम में इनरमोस्ट लेयर लिख के छोड़ दो, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता इसलिए रहा हूँ, समझ आएगा क्यों ये सब कहानी चल रहा है। अब यहां से थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स को समझो बहुत ध्यान से। अब तुमको हार्ट की वॉल समझ में आ चुकी है। अब एक बात ये समझते हैं कि चलो हार्ट की वॉल लेयर्स बन गई, हार्ट को कौन बताता है कि कब क्या कैसे बीट करना है? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एस्पिरेंट दो तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तुम अगर घर पे बैठ के अपने हिसाब से सब कुछ पढ़ रहे होते, पढ़ाई तो तब भी होती है ना? क्या लेकिन डिफरेंस होता कि घर पे बैठ के रैंडमली पढ़ते रहने में और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते, कुछ डिफरेंस होता? जमीन आसमान का फर्क है। देखो पढ़ते सब हैं लेकिन काम सबका नहीं होता, सीधा सीधा हिसाब किताब। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम हो रहा होता तो फिर कोई भी नीट क्रैक कर लेता है ना। एक स्ट्रक्चर में काम करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो भी तो पता होना चाहिए। खुद पढ़ने बैठोगे तो 20 तरह की चीज पढ़ते जाओगे, बोलोगे ये भी इंपॉर्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट, है ना? कहीं सवाल देख लिया, लगता है ये पूछा था, ये तो पक्का आना चाहिए। तो कोई लिमिट नहीं, एंडलेस लर्निंग होती है वो। फिर वो दिशा होती है एक अलग ग्रेजुएशन की तरफ, है ना? वो सही दिशा नहीं होती है, नीट क्रैक करने का डायरेक्शन ही अलग है। कार्डिक मसल्स के साथ भी ऐसा ही था। कार्डिक मसल्स को अगर तुम खुला छोड़ दो ना, कोई भी मसल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कभी भी रिलैक्स करेगी। तो यानी कि अभी हम पढ़ते हैं ना ऐसे कि पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत नियम कानून से चल रहा है कि इसके खत्म होते ही अगला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यानी कोई तो है जो इन मसल्स को बता रहा है कि तुम्हें कब कॉन्ट्रैक्ट करना है और तुम्हें कब रिलैक्स करना है। इसको बताने वाला जो स्ट्रक्चर है उसी को हम नोडल आर्किटेक्चर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नोडल आर्किटेक्चर ऑफ हार्ट। अब वो क्या है वो समझाता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब बस सारा खेल अब ऑब्जर्वेशन का है। हार्ट ही बन रहा है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, ये अपने पास एक 4 चेंबर का बढ़िया सा दिल बन गया।
ठीक है। अब हर जगह पर अपने पास कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स भरे पड़े, ठीक है। मैंने पल्मोनरी आर्टरी वार्टरी का कनेक्शन काट दिया है अभी के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक बेसिक कार्टून ऑफ हार्ट है, ठीक। अब पहले किसको बीट करना है? एट्रिया को। कॉन्ट्रैक्ट करना है किसको? एट्रिया को। उसके बाद कौन है? वेंट्रिकल। तो यहां पर एक सेटअप प्रेजेंट है, यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चीज प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सैन। क्या कहते हैं इसको? सैन। सैन का मतलब है साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या नाम है? साइनो आर्ट्रियल नोड। ये हार्ट का जितना भी काम है ये सब कुछ इंपल्सेस के कंट्रोल में होता है। इंपल्सेस समझते हो? न्यूरॉन्स में इंपल्सेस चलती हैं, जो मैसेज फॉरवर्ड होता है, ये सारा कुछ कंट्रोल कौन यहां पर कर रहा है? सैन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अभी सीखेंगे कि करके और क्या क्या। एक जगह पर सैन प्रेजेंट होता है और थोड़ा ही आगे यहां पर एक चीज प्रेजेंट है जिसका नाम है एवीएन। सैन का मतलब है साइनो आर्ट्रियल नोड, एवीएन का मतलब है अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नोड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज अ नोड? नोड मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां या तो चीजें शुरू हो रही हो तो चीजें खत्म हो आके मतलब मिल रही हो सब कुछ, वही मेरा क्या है? एक नोड है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक सैन, ये रहा एक एवीएन। क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सैन और एवीएन के बीच इस तरीके से काफी सारे फाइबर वाइबर लगे होते हैं, इस तरीके से फैले हुए फाइबर से। इनको हम लोग कहते हैं, क्योंकि दो नोड के बीच में है तो इनको हम कहते हैं इंटर नोडल फाइबर्स। ये बेसिकली ना, मैं यहां पर बिजली के तार बिछा रहा हूं, ठीक है। अब कहीं से तो इलेक्ट्रिक करंट का ओरिजिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर होता है ना, जहां से घर घर बिजली आती है। मान लो सैन तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाद तुम्हारे घर पे भी तो एमसीबी होता है, तो एवीएन तुम्हारा क्या है? एमसीबी है, ऐसा समझ लो। तो ट्रांसफॉर्मर कौन है मेरा? अल्टीमेट सैन। सैन से सब कुछ सप्लाई वप्लाई किया हमने और हम कहां पहुंच गए? एवीएन के पास। कैसे पहुंचे? बीच में रास्ता क्या है? इंटरनोडल फाइबर। अब घर पे एक कनेक्शन होता है, फिर वो घर में अलग अलग बल्ब्स में जाएगा, स्विच बोर्ड में जाएगा, ये सारे कनेक्शंस को फैलाना पड़ेगा। देखो कैसे फैलाने जा रहे हैं इसको हम लोग। ये यहां इस तरीके से आएगा, इस तरीके से हम बंडल्स निकलेंगे, और ये फिर जा करके इस तरीके से ऐसे फैल जाएगा, ये भी इधर फैल जाएगा। क्या हो रहा है समझ पा रहे हो? ये सारे के सारे तार अब निकले और ये सारे के सारे तार नीचे आकर के इस तरीके से फैल चुके हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट के चेंबर में नहीं घुसते, यहाँ मसल्स जो लगी हुई पैपिलरी वगैरह थी ना और बाकी मसल्स थी, ये इस तरीके से आकर के नीचे फैल जाते हैं। तो इस तरीके से हार्ट के अंदर वायरिंग प्रेजेंट होती है। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट का वायर कौन सा है मेरा? साइनो आर्ट्रियल नोड। ऐसा समझना, इसने बोला कार्डिक मसल्स को कि अब धड़कना शुरू करना है, यानी कि अब तुरंत क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कमांड किसने दे दिया? सैन ने दे दिया। अब अगर सैन यहीं से चिल्ला दे कि सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करो, और एक साथ सब कर दिए कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा? मर जाएगा आदमी। तो कॉन्ट्रैक्शन तो ढंग से करना है ना, यानी इसको जो कमांड देनी है ये ऐसी कमांड देगा कि जब पहली बार ये कमांड दे तो सिर्फ आर्ट्रिया आर्ट्रिया को सुनाई दे। बात समझ में आ रही है? तो इसकी सबसे पहली जो कमांड आती है उस वजह से किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सैन को हम प्यार से कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर का मतलब जानते हो? रिदम बनाए एक तरीके से, जो पेस सेट करे। जैसे तुम्हारे लर्निंग का एक पेस होता है, कोई लोग जल्दी, कोई लोग स्लो सीखते हैं। हार्ट का बीटिंग किस तरीके से हो, किस सीक्वेंस में हो, किस रिदम में हो, इस पेस को बनाने का काम कौन करेगा? सैन करेगा। याद रहेगी बात। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंपल्स क्रिएट कर सकता है, सबसे तगड़े इंपल्स कौन क्रिएट कर सकता है? सैन। इसी वजह से मैं लिख भी देता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स। अच्छा, सबसे तगड़े इंपल्स क्रिएट कर दिए इसने। इसने जोर से चिल्लाया कि सबके धड़कने का वक्त आ चुका है, लेकिन पहले आवाज कहां तक पहुंची? दोनों के दोनों एट्रिया में। अगर आवाज वेंट्रिकल तक पहुंच जाती तो क्या होता? तो फिर
ऊपर ही पहुंच जाते सीधा, फिर वो आखिरी बार हार्ट बीट करता। यानी हमें ऐसा कुछ चाहिए जो आर्टरिया से वेंट्रिकल में मैसेज जाने को थोड़ा डिले कर दे। बात समझ में आ रही है कि आर्टरिया से जो मैसेज आया हम चाहते हैं कि वो कुछ समय के लिए रुक जाए, उसके बाद वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट हो। तो जो मेरा अगला स्ट्रक्चर है AVN, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, हम इसे कहते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पेस सेटर ऑफ हार्ट। ये क्या करता है? इट स्लोज डाउन द इंपल्स। क्या करता है ये? स्लो डाउन करता है इंपल्स को। कारण क्या हो सकता है स्लो डाउन करने का? गैस करो, व्हाट माइट बी द रीजन? इंपल्स को धीमा, अगर मैं यहां ना रोकता ना इंपल्स को, ये फट से इंपल्स नीचे पहुंच जाती, तो हो सकता है आर्ट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाते। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल क्या करें? साथ में कॉन्ट्रैक्ट करें। आई बात समझ में? तो ये कौन है? मेरा पेस सेटर है, ये पेस बनाने वाला। ये बस चिल्ला रहा है कि धड़को, ठीक है। ये बोल रहा है नहीं रुक जाओ, नीचे हम अभी मैसेज को जाने नहीं देंगे। ये रोक रहा है, तो ये क्या कर रहा है? पेस को सेट कर रहा है। जैसे तुमने बोला कि अब हम सब कुछ सिलेबस खत्म कर देंगे, शुरू कर दिया पढ़ना, लेकिन भाई रैंडमली अगर एक ही सुबह बैठ करके रात तक सब खत्म करोगे तो कुछ फायदा है? खाली पेस डिसाइड कर लेने से थोड़ी काम होता है, पेस को सेट करना पड़ेगा, कितनी देर में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो डिफाइन यहां कौन कर रहा है? AVN, इसलिए इसको क्या कहा? पेस सेटर ऑफ हार्ट। अब इंपल्सेस को सैन से AVN कौन लेकर के आता है? इंटरनोडल फाइबर लेकर के आते हैं, फिर तार और आगे फैले। इसको एक नाम से हम लोग जानते हैं, किसी को पता है ना? इसको हम लोग कहते हैं AV बंडल, या और प्यार से अगर मैं इसको लिखता हूं, बंडल ऑफ हिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये है अपना बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब इधर जो गया और इधर जो गया, इनको हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। और लास्ट में अल्टीमेट ये जो तार वार दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं परकिंजे। तो सबसे पहले हार्ट में इंपल्स का पाथवे को समझो। सारी कहानी कहां पर शुरू हो रही है? साइनो आर्ट्रियल नोड में। इसी को हम प्यार से क्या कह रहे हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो सबसे तगड़ा इंपल्स कौन बनाएगा? सैन। क्या एवियन इंपल्स बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन वो इतने तगड़े इंपल्स नहीं बनाएगा जितना तगड़ा कौन बना रहा है? सैन। तो पेस मेकर कौन हुआ? सैन। आई बात समझ में? अच्छा, सैन ने जैसे ही बोला हार्ट को बीट करना है, पहले बीटिंग किसकी होगी? आर्ट्रिया की। आई बात समझ में? उसके बाद अब इंपल्स नीचे ना पहुंचे, इसको रोकता कौन है? स्लो कौन करता है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये स्लो कराता है कंडक्शन को, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? पेस सेटर ऑफ हार्ट। अब हर वेंट्रिकल के कार्डियक मसल तक मैसेज तो पहुंचाना है कि बीट करने का वक्त आ चुका है। ये मैसेज पहुंचाने का काम यहाँ बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल पहुंच के कौन करा रहा है अल्टीमेटली? परकिंजे फाइबर। यहां तक की बातें समझ में आई? तो इस तरीके से इंपल्स कंडक्ट होती है हार्ट के अंदर, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं हार्ट से ये पूरा पाथवे निकाल लूं तो क्या होगा? हार्ट बीट करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं किसी के दिल से ये पूरा पाथवे निकाल दूं, मैं सैन निकाल दूं, एवियन निकाल दूं, फाइबर निकाल दूं, सब निकाल दूं, तो बिल्कुल बीट करेगा, लेकिन रिदम नहीं होगी। अरे कार्डिक मसल का काम ही बीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी कोचिंग आना छोड़ दो आज से, तो तुम क्या पढ़ाई छोड़ दोगे? पढ़ोगे तो, है ना, अपने हिसाब से। कुछ लोग देखो, ऑब्वियस सी बात है, सब तो नहीं आते हैं। कुछ लोग अपने हिसाब से, है ना, झंडा उठा लेते कि नहीं हम खुद पढ़ेंगे सब कुछ, है ना, मेरा टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस हो रहा है तो अब मैं हॉस्टल। कुछ नहीं होता, ये सब वहम है ना। कुछ लोगों को जल्दी रियलाइज होता है, कुछ को 1 साल बाद, कुछ को 2 साल बाद, समय समय की बात है, ठीक है। तो कुछ लोग झंडा उठा लेते हैं कि नहीं हम सारा कुछ खुद करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कोचिंग नहीं आ रहे तो पढ़ नहीं सकते। पढ़ तो तुम कहीं भी सकते हो, पढ़ रास्ते में सकते हो। लेकिन पॉइंट क्या है कि यहां हो तो एक रिदम बना हुआ है ना, कि कब क्या क्यों कैसे करना है। अब बिना रिदम के भी तुम पढ़ सकते हो, मना थोड़ी कर रहे हैं। तो हार्ट भी बीट करेगा, लेकिन बिना रिदम का करेगा। यानी पहले नियम से करता था कि अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर तमीज से वेंट्रिकल बैठा हुआ है तब तक, फिर जैसे ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिदम में काम चल रहा है। अब अगर मैं नोडल आर्किटेक्चर हटा दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तुरंत ये भी कर गया। इसी को कहते हैं अरिदमिया। क्या कहते हैं?
अरिदमिया। आई बात समझ में? जैसे किसी का हार्ट बीटिंग का रिदम खराब हो जाए ना, तो मे बी उसके पेसमेकर को, पेसमेकर लगाते हो ना आर्टिफिशियल, क्या करते हैं पता है? पेसमेकर एक डिवाइस होती है, उसको ये क्लेविकल बोन है, यहाँ फील करो ये वाला बोन, इसको ब्यूटी बोन कहते हैं, क्लेविकल। ये मॉडल्स वगैरह में काफी प्रोमिनेंट बोन सा रहता है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अपना क्लेविकल है, इसके नीचे अपन एक इम्प्लांट लगाते हैं, पेसमेकर का डिवाइस लगता है, बैटरी पड़ती है उसमें। पहले पेसमेकर आते थे, लोग बैटरी पैक लेके घूमते थे साथ में, है ना, यहाँ से तार निकल, बैटरी खत्म तो सोचो आदमी खत्म, है ना, वैसी सिचुएशन थी। तो अब तो बहुत एडवांस हो गया है, बहुत लंबी बैटरी लाइफ वाला पेसमेकर आता है। तो यहाँ लगाते हैं और यहाँ से तार जाते हैं और तुम्हारे दिल के इस पॉइंट पर जाकर के जुड़ते हैं। आई क्या बात समझ में? एंड दैट इज यू आर आर्टिफिशियली क्रिएटिंग द रिदम, क्योंकि अगर रिदम नहीं होगा तो दिल नियम से बीट नहीं करेगा, और अगर सीक्वेंस में बीटिंग नहीं होगी तो जिंदा भी नहीं रह पाओगे, सीधी सी बात है। तो ये मुद्दा समझ में, इस ओवरऑल पाथवे का रेलिवेंस क्या है। तुमको एक फोटो दिखाता हूँ, ये समझ आया ना क्या कहानी चल रही है, हार्ट के अंदर क्या आर्किटेक्चर है। देखो ये मतलब तुम्हें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस एक खास सा डायग्राम है ना। ये मैंने मेरे कॉलेज टाइम का स्लाइड उठा लाया है, ठीक है। ये देखो, ये जो है मेरा साइनो आर्ट्रियल नोड है, ठीक है। ये जो मेरा है अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, और ये जो बीच में आ रहे हैं ये मेरे क्या है, इंटरनोडल फाइबर्स हैं। एक बार नोटिस करना ध्यान से, तो मैं देख रहा 0.05, 0.07, 0.03, 03, 06, 09, 04, ये दिख रहा है। ये सब का मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यहां से निकला हुआ मैसेज यहां कब पहुंच रहा है। और ये 0.03 सेकेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, कितना छोटा फ्रैक्शन है, तुम इमेजिन कर सकते हो। मैं 0.1 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 0.01, 0.03, यहां तक इम्पल्स 0.07 सेकेंड तक पहुंच जा रहा है। यहां कब तक पहुंचा? 0.09। लेकिन आगे देखो यहां कब पहुंचा? 0.19, 0.17, 0.18, यानी यहां से यहां आने में कुछ तो डिले है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या ही डिले होता है, दिल के हिसाब से ये बहुत डिले होता है। जब तुम्हारी एक कार्डिक साइकिल ही 0.8 सेकंड की है, तो उसमें 0.01 सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 0.03 है और यहाँ कितना है? 0.18। तो इसने इंपल्स को क्या किया? डिले कर दिया। इसका एक और डायग्राम है, यहां देखना ध्यान से। यहां पे कितने पे इंपल्स है? 0.03, और यहां पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 0.12। मतलब टाइम गैप तो है। ये डिले कौन कर रहा है? अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आई क्या बात समझ में? यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से इंपल्स को डिले विले किया जाता है और पूरे के पूरे हार्ट में इंपल्स की सप्लाई करी जाती है। डन है। तो अब फटाफट से सबसे पहले तो ये देखो ऐसा दिखता है एक नोडल आर्किटेक्चर पूरा। अब फटाफट से एक बार ये बनाओ, पूरी लेबलिंग करो। थोड़ा स्पीड में बनाना। इसके बाद एनसीईआरटी से पैरेलल में कार्डिक साइकिल का टॉपिक, हार्ट एनाटॉमी का टॉपिक रीड कर सकते हो, प्लस जो अपना नोडल आर्किटेक्चर है वो भी रीड कर सकते हो आज की क्लास के बाद। तुम फुल फॉर्म्स लिखना। सैन का मतलब क्या है? साइनो आर्ट्रियल नोड। एवीएन क्या है?
अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, सबके फुल फॉर्म्स लिखना। ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बना लिया सबने? यार इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, उसको इतना टाइम ले रहे हो, बताओ। एवीएन का क्या मतलब है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ गए अर्पित सर? अब तो बन ही गया होगा, है ना? बहुत टाइम ले लिया तुमने। अब इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स हमें और सीखने। पहला पॉइंट नीचे मेंशन करना कि सैन जो है वो फास्टेस्ट इंपल्स या स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स क्रिएट करता है, तो लिखना सैन डैश स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स 70 से 75 पर मिनट। ठीक है, सैन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स 70 टू 75 पर मिनट, इसलिए इसको हमने क्या कहा, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा।
दूसरा पॉइंट तुमने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि पेस सेटर हम किसको कहते हैं आखिरकार, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को, क्योंकि ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है, इसको ध्यान रखना। अगला पॉइंट लिखना, फास्टेस्ट कंडक्शन जो है परकिंजे फाइबर करता है, फास्टेस्ट कंडक्शन जो है परकिंजे फाइबर करता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये सब जो मैंने बनाया है तामझाम, ये नर्व की मसल है। ऑल ऑफ दीज आर स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स, ये लिख लेना कि नोडल आर्किटेक्चर डैश स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स। नोडल आर्किटेक्चर इसको कहते हैं, नोडल आर्किटेक्चर, इसको डैश करके लिखना, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर। इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब यही एक रिदम मेंटेन करता है, ये हमेशा याद रखना। अगर मैं नोडल आर्किटेक्चर को हटा दूंगा तो हार्ट तब भी बीट करेगा, लेकिन बिना रिदम के बीट करेगा, बिना सीक्वेंस में बीट करेगा। क्या हुआ, मिस हो गया क्या? नोडल आर्किटेक्चर पे क्या लिखवाया मैंने लाइन, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इन मसल फाइबर्स को ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या हुआ, अपने आप इंपल्स ये क्रिएट कर सकते हैं। तुमसे कोई पूछे कि क्या इंपल्स एवीएन क्रिएट कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एवीएन का क्रिएट किया हुआ इंपल्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता व्हेन यू कंपेयर इट विद क्या, साइनो आर्ट्रियल नोड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स कौन है, अपना साइनो आर्ट्रियल नोड, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहां तक की बातें क्लियर है? तो ये सैन एवीएन ये सबकी कहानी हो गई। अब यार हार्ट में इतना इंपल्स दौड़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो चल रही है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलेगी तो हार्ट के अंदर डाइपोल्स, डाइपोल्स पता है ना, तो अपने हार्ट के अंदर ना मल्टीपल डाइपोल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना एक बार, दोबारा से इसी को बना रहा हूं मैं। चेंबर्स को मैंने स्किप कर दिया है, ये हमने यहाँ पर हार्ट बनाया, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड मैंने यूज नहीं किया, दोबारा मेंशन कर दे रहा हूं, ये मेरा दो आर्ट्रिया के बीच लगी हुई वॉल है और ये दो वेंट्रिकल के बीच लगी हुई वॉल है। इसको कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टा। सेप्टा मतलब फंगस नहीं बताया था, दीवाल। तो दो आर्ट्रिया के बीच की दीवार क्या है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टा, और दो वेंट्रिकल के बीच इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। कौन सा ज्यादा मोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, नीचे ज्यादा प्रेशर हैंडल करना है तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा विल बी थिकर, है ना। अब क्या हुआ देखो, इन सब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हार्ट के अंदर मल्टीपल डाइपोल्स बनते हैं। इस तरीके का डाइपोल, ऐसा डाइपोल, इस अलग अलग तरीके के डाइपोल्स बनते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इस तरीके से आई एम मेंशनिंग मल्टीपल डाइपोल्स इन द हार्ट, ठीक है। अब यार डाइपोल्स हैं, मतलब कोई ना कोई एक फील्ड सेट हुई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो डाइपोल बनता है, सुना होगा ना कहानी पूरा पूरा। अब अगर मुझे इन सब अलग अलग डाइपोल्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, पता है कैसे निकालते हैं? अब हम इस इलेक्ट्रिक करंट को, इस इंपल्स को मेजर करने के लिए अपनी बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। कभी किसी का ईसीजी हुआ है, किसी का देखा है, किसी का ईसीजी होते हुए, टीवी में नहीं सच में? हाँ, किसने देखा है, देखा, बताओ क्या क्या करते हैं ईसीजी में? डायरेक्ट लाया, तुम गए बैठे, लाओ लीड लगा, ऐसे तो नहीं करते होंगे। अच्छा, तुम बताओ क्या प्रोसेस होता है, आइडिया है कुछ? उसके पहले भी कुछ करते हैं, वो नहीं याद है। सबसे पहले कभी भी ईसीजी करना हो, कभी किसी को करवाओ या करते हुए देखो तो ठीक है, सबसे पहले ना एक जेल अप्लाई किया जाता है जो कंडक्शन इंप्रूव करता है। समझ आई बात? सबसे पहले बॉडी पे जेल अप्लाई करते हैं। जैसे ईईजी भी एक होता है, जैसे एक ईसीजी होता है, ये क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वैसे ईईजी होता है इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफी। उसमें ना हेड पे एक ऐसा कैप लगाया जाता है और एक जेल लगाते हैं, है ना। मतलब ज्यादा बाल होंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, सारे बाल उड़ा दो, एकदम प्लेन सरफेस मिल गया, एक जेल लगाया जाता है और उसके ऊपर एक कैप पहनी जाती है, ठीक है, हमने किया था कॉलेज में, तो इसमें यही करा जाता है। तो उसमें फॉर्चुनेटली उस टाइम पर बैच में एक इंसान के सारे बाल उड़े हुए थे, टकला था वो, ठीक है। तो उसके सर पे जेल अप्लाई किया, कैप लगाया, और क्या करते हो तुम, पूरा ब्रेन के भी वेव्स कैप्चर कर सकते हो। ब्रेन में अल्फा वेव्स होती हैं, गामा वेव्स होती हैं। जब अलग अलग एक्टिविटी करोगे किसी के साथ तो उस पर अलग अलग तरह की ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं, यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। सेम तरीके से तुम हार्ट की भी सारी एक्टिविटी को ट्रेस कर सकते हो, ठीक है।
इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ेंगे। तो पहले जेल अप्लाई करते हैं, फिर इलेक्ट्रोड लगाते हैं। लीड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लिम्ब लीड्स। क्या कहते हैं? लिम्ब लीड्स। और एक को हम कहते हैं चेस्ट लीड्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं लिम्ब लीड्स की बात कर रहा हूं तो वो मेरे दो हाथ और पैर की मैं बात कर रहा हूँ, और चेस्ट लीड्स की बात कर रहा हूं तो चेस्ट में बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो दो हाथ पर और एक पैर पर हम लोग क्या लगाते हैं? लीड्स लगाते हैं। इन लीड्स को क्या कहा गया? लिम्ब लीड्स। हाथ पांव पे जो लग रहे, मतलब दो हाथ एक पैर। ठीक है, चेस्ट पे टोटल 6 या 7 लीड्स लगती हैं। ठीक है, अब देखो ओवरऑल जब हम लीड्स लगाएंगे तो हम हार्ट को अलग अलग एंगल से कैप्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, देखना एक फोटो दिखाता हूं तुमको। ये हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, यहां ध्यान से देखना। ये आदमी है, मैंने दो हाथ पे लीड लगा दिया और एक कहां लगा दिया? पैर पर। कौन से पैर पे लगाया? लेफ्ट पैर पर, और दो हाथ पर। एक था, इसको एंथोवेन ट्रायंगल कहते हैं, कॉलेज में जाके पढ़ोगे, पूरा पेपर में आएगा ये सब समझाना। ठीक है, तो ये हाथ और चेस्ट लीड्स भी दिखाता हूं तुमको। ये देखो ध्यान से, ये समझ पा रहे हो? इस तरीके से V1 V2 V3 V4 V5 V6। एक ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पर भी लीड चिपका दोगे, इलेक्ट्रिक नहीं आएगी। तुमको एक एक गिन के लगाना, वैसे तुम्हारे इंटर कौन से रिब के बीच में किधर, एक एक लोकेशन फिक्स होता है ना? तो अब तुमने यहां पर चेस्ट पे लीड चिपका दी और हाथ पे लीड चिपका दी है। इन सब लीड से हम क्या मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। आई बात समझ में? अब देखो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे मेजर होगी। अगर ये मेरा हार्ट है, इसमें देखो ये मल्टीपल एरोज बने हैं, ये अलग अलग, ये मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखना तो 4 लाइन का कंटेंट है, वो हो तो ऐसे ही खत्म है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट डेवलप करो होता क्या है। तो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, दीज आर द मल्टीपल डाइपोल्स। अब मैंने क्या किया, लीड्स की वजह से, ये कैमरास दिख रहे हैं तुमको, हम हार्ट को अलग अलग एंगल से उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये 2 नंबर दिख रहा है, ये कैमरा इस पर्टिकुलर फ्रेम में कैप्चर करेगा कि नेट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है। आई बात समझ में? इसके उल्टा देखो, एवीएफ दिख रहा है, एक तुमको यहां दिखाता हूं, ये नोटिस करना, 2 नंबर को नोटिस करो, और ये क्या लिखा है? एवीआर। एवीआर किस एंगल में कैप्चर कर रहा है इसको? इस गिवन एंगल पर एवीआर कैप्चर कर रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जो 2 नंबर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करेगा और जो एवीआर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करेगा, वो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है, अगर यहां पर इस डाइपोल को नोटिस करो तुम, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है। ठीक, मैंने इसको इस एंगल से पकड़ा, तो इन दोनों का कोई रिजल्टेंट होगा, हो सकता है वो इधर कहीं जा रहा हो, तो मैंने एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करी। अब मैं रिजल्टेंट को उल्टे डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, तो ये एरो तो इस कैमरे की तरफ बना और इस कैमरे के उल्टा बना। तो अगर मैं इस एंगल से कैप्चर करूंगा और इसके ऑपोजिट यहां से कैप्चर करूंगा, तो दो उल्टे ग्राफ्स बनेंगे मेरे पास। ठीक है, इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। कभी किसी की ईसीजी रिपोर्ट देखी है तुमने? किसी ने देखी है ईसीजी रिपोर्ट? कभी नहीं देखी? टीवी में देखी है ईसीजी रिपोर्ट? ऐसा कुछ बन के आता है, देखा है? इतना बड़ा सा, इतने तरह के ग्राफ बन गया, तो इसमें से सिर्फ एक ग्राफ एनसीईआरटी देती है। कॉलेज में जाओगे तो क्वेश्चन में आएगा कि ये एक इंसान का ईसीजी है, बताओ क्या हुआ है इसको, है ना? इसमें एक एक चीज कैलकुलेट करोगे फ्यूचर में, कि इस एक डब्बे में इसका एक एक डायमेंशन होता है। तुम एक एक ग्राफ का वोल्टेज कैलकुलेट करोगे, मिली सेकेंड कैलकुलेट करोगे, बीमारी गेस करोगे। अब देखो हुआ क्या, तुम इस ग्राफ को देखना, ये 2 नंबर लिखा है, ये नोटिस करो, ये 2 नंबर का ग्राफ है, और यहां दिखाता हूं ये 2 नंबर, और यहां क्या है? एवीआर। कहां गया एवीआर? ये तुमको दिखाई दे रहा है एवीआर। अब बस ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये समझ पा रहे हो क्या है? ये किस एंगल से मैंने फोटो निकाला हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का? इस एंगल से। तो अगर मैं यहां से इस इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक इंपल्स को मेजर कर रहा हूं, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इस वाले एक्सिस पर वोल्टेज है और इस वाले एक्सिस पर टाइम है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करना, ये मैं 2 नंबर के हिसाब से देख रहा हूं, अब मैं दिखाता हूं तुमको एवीआर के हिसाब से।
अगर मैं एवीआर के हिसाब से ग्राफ बनाता हूं तो ये देखो क्या हुआ इस ग्राफ का, क्या हुआ यहां पर, इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ये ऐसे था और ये उल्टा हो गया। आई बात समझ में? तो यानी कि 2 नंबर और एवीआर का एंगल क्या हो रहा है अपना, उल्टा सीधा एंगल आ रहा है बिल्कुल से। अच्छा और जरा पीछे आते हैं, यहां पर आते हैं, एक और एंगल देखते हैं। ऐसा करते हैं अपन 3 नंबर को ऑब्जर्व करते हैं और एवीएल को ऑब्जर्व करते हैं। 3 नंबर का है ये, इसको देखो, इसका ग्राफ कैसा बना, ऐसा आया। एवीएल और कौन सा था, 3 नंबर और एवीएल, कहां गया एवीएल, एवीएल को देखो, इसका काइंड ऑफ उल्टा, मतलब एग्जैक्ट उल्टा तो नहीं बना, थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस है क्योंकि, लेकिन हाँ ऐसा तो नहीं बना। तो यानी कि हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अलग अलग एंगल से मेजर करते हैं और टोटल 12 ग्राफ बनते हैं ईसीजी में। और इन 12 ग्राफ में से एक ग्राफ हमारे सिलेबस में है। कौन सा वाला सिलेबस में पता है, ये वाला ग्राफ, 2 नंबर वाला ग्राफ, ठीक है। तो ईसीजी में करना क्या है, समझ आया कि हार्ट के अंदर नोडल आर्किटेक्चर है जिसमें करंट भाग रहा है। अब हम इसी को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मेजर कैसे करेंगे, अलग अलग एंगल से हम लोग कैमरे लगा, कैमरा लिटरली तो लगा नहीं सकते, तो हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स कितने तरह के, 2 तरह के, एक कौन सा है, लिम्ब लीड्स, 2 हाथ और एक पैर में लगाया, और दूसरा कौन सा है, चेस्ट लीड्स। इन सब की मदद से हम लोगों ने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अलग अलग एंगल से कैप्चर किया। ये बात समझ में आ गई सभी को? हेडिंग लिखना अगला, measuring the electrical activity of heart, measuring the electrical activity of heart। से पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स ब्रैकेट में लिखना लीड्स, LEADS, लीड्स। इलेक्ट्रोड्स लीड्स डैश करके लिखो, चेस्ट लीड्स प्लस लिम्ब लीड्स, चेस्ट लीड्स प्लस लिम्ब लीड्स। कितने लिम्ब लीड्स की बात कर रहे हैं, 3। कहां कहां पर लगाना है, दो हाथ पे, 2 तुम्हारे रिस्ट पे लगेंगे और एक तुम्हारे कौन से एंकल पर, लेफ्ट एंकल पर। तो ब्रैकेट में लिख लेना लिम्ब लीड्स के, 2 ऑन रिस्ट एंड 1 ऑन लेफ्ट एंकल। वन ऑन लेफ्ट एंगल, ये समझ आ गई बात। और चेस्ट लीड्स लगाए। अगला पॉइंट लिखना, टू कैप्चर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, टू कैप्चर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। टोटल कितने ग्राफ्स ऑब्टेन होंगे, टोटल हमारे पास 12 ग्राफ्स ऑब्टेन होंगे। लिखना टोटल 12 ग्राफ्स ऑब्टेन्ड, टोटल 12 ग्राफ्स ऑब्टेन्ड। इसमें से हमें कौन सा पढ़ना है, अगला पॉइंट लिख लो स्टार करके, लीड टू डेटा, स्टार करके लीड टू डेटा। अब लीड टू का डेटा मुझसे ये वाला कौन सा वाला ग्राफ दे रहा है, ये वाला ग्राफ बना करके दे रहा है, ठीक है। ध्यान से अब समझना ये ग्राफ मुझसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। इस ग्राफ में टोटल मेरे पास 3 एलिमेंट है, एक ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा एलिमेंट। इस ग्राफ को अब अलग से हम बाहर एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं और देखते हैं। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, कुछ लोगों के ना दिमाग में बैठ जाता है कि ईसीजी सिर्फ ऐसा दिखता है। ईसीजी के 12 ग्राफ्स में से एक ग्राफ ऐसा दिखता है, और भी ग्राफ्स हैं। ईसीजी क्या उल्टा हो सकता है, हो सकता है, ये देखो उल्टा ईसीजी पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास अलग अलग एंगल से मैंने हार्ट की एक्टिविटी को क्या किया, कैप्चर किया। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखो, जब भी मैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करूंगा, मैं 2 शब्दों के इस्तेमाल करूंगा। एक वर्ड है डीपोलराइजेशन और एक वर्ड है रीपोलराइजेशन। क्या वर्ड्स हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। जब भी मैं वर्ड यूज करूं डीपोलराइजेशन, ऐसा समझना, डीपोलराइजेशन विल लीड टू सिस्टॉल। समझ आई बात? मतलब डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, सिस्टॉल। सी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू सिस्टॉल और डायस्टॉल।
ये जो हम ग्राफ्स पढ़ रहे हैं ये मेरा क्या है, इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टोल और डायस्टोल होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो अगला पॉइंट लिखो इसी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रैकेट में लिखना, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन lead to systole and diastole. Depolarization and repolarization lead to systole and diastole. किससे क्या होता है पता है? डीपोलराइजेशन से क्या होता है पता है? डीपोलराइजेशन की वजह से क्या करवाओगे, सिस्टोल करवाओगे, और रीपोलराइजेशन की वजह से क्या करवाओगे, डायस्टोल करवाओगे। ये लिखा पॉइंट समझ में आया? किससे क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो शब्द और, ईसीजी में दो नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। फर्क पता है दोनों का? क्या है बताओ? ग्राम क्या है? ग्राम ग्राफ है और ग्राफ डिवाइस है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जैसे ये जो बना ये क्या है, कार्डियोग्राम है कि ग्राफ है? ग्राम है। और जो डिवाइस है वो ग्राफ है। ये फर्क को लिख के रख लेना, ठीक है, कि दिस इज योर ग्राम एंड डिवाइस इज योर ग्राफ। बस एक छोटे से ग्राफ की एनालिसिस है। क्या वेव्स है देखना, इसको पी कहते हैं, इसको क्यू आर एस कहते हैं और इसको टी वेव कहते हैं। तो ये पी क्यू आर एस टी है, मेरे पास टोटल 4 वेव्स यहां पर बन करके आ रही हैं। क्या ये वेव उल्टी हो सकती है? हो सकती है। लेकिन ये कौन सा डेटा हम पढ़ रहे हैं, लीड 2 का, तो लीड 2 के लिए सारी वेव्स ऐसी ही मुझे दिखाई देंगे। वेव बनाओ फटाफट। अब इसमें दो तीन छोटे मोटे पॉइंट सीख लेते हैं। बना लिया इसको? अब एक एक वेव का सिग्निफिकेंस लिखते हैं। नीचे लिखना पी वेव, पी वेव, पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। लिखना पी वेव डैश एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब मुझे एक चीज थोड़ा सोच के बताओ, क्या इसका मतलब ये कि जैसे ही पी वेव बनी इसका मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया? नहीं, इसका मतलब ये कि पी वेव बनी, अब इसकी वजह से क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। आई बात समझ में? ये इंपल्स आई है, सैंड चिल्लाया जैसे ही कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, कौन सी वेव बनी, पी वेव, और इस वजह से बाद में क्या होगा, सिस्टोल होगा। आई बात समझ में? अच्छा, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। लिख लो इसको, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लेना, लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल, लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। फिर अगला लिखना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। लिख लेना वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इस वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। QRS complex represents ventricular depolarization that leads to ventricular systole. और T वेव पे लिखना वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये तो मैंने डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के सेंस में अभी तक बताया। अब एनसीईआरटी की एक बहुत प्यारी लाइन है, बुक देना, एनसीईआरटी की एक बहुत प्यारी लाइन है, एक बार किताब निकालो और इसमें एक लाइन को डिकोड करते हैं हम लोग। निकाला क्या लाइन?
देखना यहां पर एक लाइन है कि द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब ये, ध्यान से सुनना, क्या ये पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को? पहले एक बार ये बताओ, क्या पी वेव इक्वल टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन? ना भाई, पी वेव का क्या मतलब है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। मतलब जब ये खत्म हुआ तब कहीं मेरा सिस्टोल हुआ होगा। आई बात समझ में? इट्स लाइक अ मैसेज, ये तो संदेश आया है, मैसेज आया है, अब मैसेज आने के बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में इतना बड़ा मैसेज आया तो कॉन्ट्रैक्शन चालू है यहां पर, और कॉन्ट्रैक्शन कहां खत्म होगा? एंड ऑफ टी वेव पर। मतलब आया समझ में? तो पॉइंट लिख लेना अगला स्टार करके कि एंड ऑफ टी वेव इज इक्वल टू, एंड ऑफ टी वेव इज इक्वल टू एंड ऑफ सिस्टोल। बता रहे, अभी कर रहे हैं डिस्कस इसको भी। इस ग्राफ में एक कमी है, हमने एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ना, हाँ क्या कह रहा था मैं, इस ग्राफ में कमी है, ये मुझे एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है, और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बताता है। कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर। क्या मिसिंग है? यहाँ पर मिसिंग है मेरा एट्रियल रीपोलराइजेशन वाला पार्ट मेरा मिसिंग है। मिसिंग क्या प्रॉब्लम है ना कि वो एक्चुअली कंपाइल कर जाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के साथ। दोज ग्राफ्स आर कंबाइंड टुगेदर, है ना, लेकिन हम अलग से इस ग्राफ में उस चीज को नहीं देख सकते, ध्यान रखना है इस बात को। तो अगला एक पॉइंट लिख लो, एट्रियल रीपोलराइजेशन is not clearly captured. Atrial repolarization is not clearly captured. अब तो ऐसी डिवाइसेस आने लगी हैं जो एट्रियल रीपोलराइजेशन भी कैप्चर करती हैं, है ना। हमने ईसीजी का टॉपिक, कॉलेज में मेरे एक पेपर था, कहते हैं बायो इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं, हमने 6 महीना यह टॉपिक पढ़ा था। और जो मेरा प्रोफेसर था उसका पीएचडी ही इसी ऊपर था कि उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने इस ग्राफ को मॉडिफाई किया, उन्होंने मशीन को एडवांस किया और उन्होंने एट्रियल रीपोलराइजेशन को भी कैप्चर करने का मैकेनिज्म निकाला। इसी पे उनका पीएचडी था, ठीक है। ये टॉपिक से मेरा कुछ, अब एनसीईआरटी तो इतने में खत्म, मैं वही देखता हूँ कभी कभी इसको 6 महीना क्या पढ़ा गया, बहुत कुछ है इसमें, सिर्फ इतने पे कहानी नहीं खत्म होती है, ठीक है। पूरा एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर होता है कि कैसे करना। मैं तो बोल दिया लीड लगाओ मेजर करो, अरे लीड बनाना भी तो पड़ेगा, है ना, किस एंगल में लगाना है, क्यों लगाना है, एंगल बदलोगे तो क्या होगा, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब भी हम सीखते हैं, ठीक है। फिलहाल तुम्हें तो बस है ना एकदम आराम से निपटना है। आखिरी एक पॉइंट, ये आखिरी एक पॉइंट, ये जो इतना सा पार्ट है ना, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तुम एक पूरे ईसीजी में नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गिन के नंबर ऑफ हार्ट बीट्स गिन सकते हो, ठीक है। तो अगला एक लास्ट पॉइंट लिख लो कि नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इक्वल टू हार्ट बीट्स, हार्ट बीट्स, ठीक है। तो इतनी चीजें पढ़नी है, तो आज तुम लोग ईसीजी वाला पार्ट पढ़ लो, डबल सर्कुलेशन पढ़ लो, बेसिक एनाटॉमी पढ़ लो, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा है चैप्टर में, तो आगे करते हैं डिस्कस इसको फिर हम लोग। क्या